नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और सच की पड़ताल में आज पड़ताल चीन और ताइवान के अपने अपने दावे की। एक नई खबर और नया वीडियो सामने आया है कि ताइवान की सीमा पर 103 चीनी फाइटर जेट, फाइटर प्लेन और साथ साथ 9 युद्धक जहाज भी दिखाई दिए हैं। और इससे अब ये सवाल या खतरा खड़ा हो रहा है कि चीन ताइवान में क्या एक नया टकराव शुरू हो जाएगा। ताइवान का कहना है, ताइवान का दावा है, वहां के रक्षा विभाग ने ये कहा है कि 100 से ज्यादा, लगभग 103 लड़ाकू विमान बीते दिनों ताइवान के हवाई सीमा के आसपास मंडराते रहे। 9 युद्धक जहाज भी दिखाई दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 17 और 18 सितंबर के बीच 24 घंटे के दौरान 103 चीनी लड़ाकू विमान और 9 वॉरशिप ताइवान की सीमा के पास मंडरा रहे थे। हाल के दिनों में भेजे गए चीनी वॉर प्लेन में यह संख्या सबसे ज्यादा है। 40 प्लेन ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार कर गए। जो मीडियन लाइन है यानी कि ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच एक सांकेतिक रेखा है। हालांकि ताइवान पहुंचने से पहले ये वॉर प्लेन वापस लौट गए, जैसा अक्सर होता है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच विवाद पुराना है। दोनों खुद को असली चीन बताते हैं और इस विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व का झगड़ा है। ताइवान चीन से 100 मील दूर एक टापू है। इस टापू के साथ बाकी टापुओं की एक श्रृंखला भी है। यहां से एक तरफ दक्षिण कोरिया और जापान का रास्ता खुलता है, दूसरी तरफ ओकिनावा, गुआम, फिलीपींस तक का। अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो पश्चिमी प्रशांत सागर में अमेरिका के गुआम और हवाई एयरबेस तक असुरक्षित हो जाएंगे। बीते साल जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था तो चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के हालात बना दिए, क्योंकि 25 सालों में पहली बार था कि कोई अमेरिकी स्पीकर ताइवान का दौरा कर रहा है। चीन के विमान हर तरफ मंडरा रहे थे। नैन्सी पेलोसी को रास्ता बदल कर जाना पड़ा। और ताइवान स्ट्रेट में चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को देखते हुए जापान ने बस बीते सप्ताह अपने एक अधिकारी को वहां पर डिफेंस अटैचे के तौर पर नियुक्त कर दिया है। यानी ताइवान में तनाव का मतलब अमेरिका और जापान का भी दखल है। तो सवाल कई उठते हैं, क्या ताइवान की खाड़ी टकराव का नया क्षेत्र बनेगी? ऐसे में जापान और भारत जैसे देशों की क्या तैयारी है? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान ब्रह्मा चेलानी, जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो इस समय एक बार फिर से तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है ब्रह्मा, वो बार बार चीन ये करता रहा है, आक्रामकता उसकी बढ़ी है। अभी जो यहाँ पर दिख रहा है उसे डर ये है कि इसमें एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल रहा है, क्या ये एक फ्लैश पॉइंट फिर से बनने की कगार पे है ताइवान स्ट्रेट? ताइवान फ्लैश पॉइंट बन सकता है अगर चीन ताइवान को अटैक करता है। तो चीनी इन्वेजन का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन है उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होगा दुनिया पर, क्योंकि ताइवान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है। उसके अलावा ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। करीब 80% जो एडवांस चिप्स हैं दुनिया के वो ताइवान में बनते हैं। ताइवान छोटा मुल्क हो मगर सेमीकंडक्टर फील्ड में वो दुनिया का जायंट है। जितने भी जो एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स हैं वो ताइवान में बनते हैं। तो अगर चीन ताइवान को अपने कब्जे में कर लेता है तो उससे जो दुनिया की इकोनॉमी पर झटका पड़ेगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी सीरियस रहेगा। तो ताइवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है दुनिया के सिक्योरिटी के लिए, भारत के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम है। हमने देखा है कि जापान ने हाल ही में वहां पर अपना एक डिफेंस अटैचे तैनात किया है, यानी जापान की भी नजर है यहाँ के हालात पर। चीन जो अब कर रहा है, जैसे उसके 103 प्लेन या उसके जो वहां पे शिप्स भी नजर आए, वो कोई नई बात नहीं है। वो सीमा तक आते हैं और लौटते हैं। लेकिन पिछले 1 सालों में और क्या बदला है? अभी भी हमने देखा है कि ताइवान की नेता अमेरिका के रास्ते होकर गई तो वहां पर वो मैकार्थी से मिली और उसको भी लेकर चीन बहुत आक्रामक रहा।
लेकिन ये जो मीडियन लाइन है ताइवान स्ट्रेट में, उसको भी पिछले 1 साल से पार करने लग गया है चीन। तो ये क्या बदला? ये बार बार एक संदेश देता है आक्रामकता का, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर ये खतरा बढ़ सकता है? लगभग 2 बातें हैं। एक तो चीन आस्ते आस्ते अपने जो इंट्रूजन्स हैं उनको रेगुलराइज कर रहा है। कुछ हफ्तों के बाद दोबारा इंट्रूजन्स होते हैं चीन के, और जो सबसे अभी रिसेंट इंट्रूजन हुआ आज, वो सबसे बड़ा इंट्रूजन रहा। तो वो क्या है कि वो स्टेडली एस्केलेट कर रहा है अपने इंट्रूजन्स और उनको रेगुलराइज कर रहा है, क्योंकि दुनिया तो देख रही है चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इससे चीन इनकरेज हो रहा है, तो वो ग्रेजुअली स्लोली एस्केलेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो चीन अपने मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कभी एम्प्टी शो ऑफ फोर्स कभी नहीं रहे। इनके पीछे हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री मतलब होता है। जैसे 2020 में 3 साल पहले करीब, जब चीन ने तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए, तो वो एक्सरसाइजेस चीन के लिए एक लॉन्च पैड बन गए लद्दाख के खिलाफ। लद्दाख में घुस के चीन ने कुछ एरियाज कैप्चर किए, एक्सरसाइजेस को एक तरह से उन्होंने कवर यूज करके। तो इस तरह से जो डिसेप्शन और सरप्राइज, ये 2 एलिमेंट्स चीन के एग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब ताइवान के खिलाफ जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं चारों तरफ घेर के, तो इसके पीछे भी कोई मतलब है। इसका मतलब कि जब चीन का आक्रमण होगा ताइवान के खिलाफ, तो पहला जो फेज होगा, उस फेज में चीन ताइवान को ब्लॉकेट कर देगा, चारों तरफ से घेर के शिपिंग रोक देगा और एयर ब्लॉकेट भी कर देगा ताइवान का। तो इस एक्सरसाइजेस से साफ जाहिर है कि चीन के इंटेंशंस क्या हैं। पर ब्रह्मचलानी, क्या जैसे रूस और यूक्रेन का इस समय युद्ध है, जब शुरू हुआ और उसके बाद ये दिखता है कि किसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। रूस यूक्रेन के इस टकराव में चीन रूस के साथ रहा है। अब यहाँ पर ये खतरा बढ़ा है कि एक और ये फ्लैश पॉइंट अगर होता है, पर ये किसी के हित में नहीं है। तो ऐसे में हम ये क्या कह सकते हैं कि सिर्फ ये चीन की तरफ से एक संदेश या एक मैसेजिंग है, और दरअसल ऐसा कुछ वहां पर होगा नहीं। लेकिन अगर होता भी है तो उस केस पे भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी इस रीजन में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना? भारत के लिए, जापान के लिए और अमेरिका के लिए ताइवान का इंडिपेंडेंस, फ्री रहना बहुत ही जरूरी है। इस समय ताइवान एक ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग रीजन है। अगर लेकिन ब्रह्मा, बहुत सारे देश जो हैं, सिर्फ 13 देश है जो उसकी संप्रभुता को मानते भी हैं। ज्यादातर पे कूटनीतिक दबाव के साथ चीन ने ये दबाव बनाया हुआ है कि कोई रिकॉग्नाइज ना करे ताइवान को, और डिप्लोमेटिकली वो अलग थलग है। आप ठीक कह रहे हैं नगमा। चीन अपना जो फाइनेंशियल मसल और इकोनॉमिक मसल यूज करता है, और इस वजह कई देश जिन्होंने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे थे, उन्होंने रिश्ते तोड़ के अब चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं। मगर जो बड़ी पिक्चर ये है कि अगर ताइवान चीन की कब्जे में आ जाता है, तो इस समय जो अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर है, अमेरिका का वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ताइवान गया तो चीन का पूरा प्रेशर भारत पर पड़ेगा। तो भारत के सिक्योरिटी के लिए ताइवान का कैप्चर भारत के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही गंभीर मैसेज मिलेगा भारत को।
ये यहाँ पे ताइवान अगर चीन के कब्जे में जाता है तो एक खतरनाक बात अमेरिका के लिए तो बहुत उसके हित के लिए बुरा है ही। गुआम और हवाई बेस जो उसके हैं पैसिफिक आइलैंड में, वहाँ पे भी वो असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन अमेरिकी विदेश नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर 1979 की जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है उसके तहत अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार भी सप्लाई करता है। और ये हम देखते रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी क्या एक प्ले रहा है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो चीन और ताइवान का जो ये विवाद है ब्रह्मा, वो विवाद जो है वो चीन अपना दावा करता है कि चीन के कब्जे में था ताइवान। ताइवान का ये दावा है कि वो इस मॉडर्न चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कब्जे में कभी नहीं था। तो थोड़ा अगर हम उसके इतिहास को देखें कि ये कब कैसे, क्योंकि शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन को ताइवान के साथ जो उसका रीयूनिफिकेशन है वो एक लक्ष्य है जिसे पूरा करना है, तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है? पहली बात तो यह है कि ताइवान एक डेमोक्रेसी है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोक्रेसी है। अब ताइवान के लोग नहीं चाहते कि वो चीन का हिस्सा बन जाए। अगर आप देखिए, अगर एक डेमोक्रेसी को कब्जे में लाती है तो इससे लोगों पर भी धक्का पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, ताइवानीज नहीं चाहते कि वो चीन का हिस्सा बने। और दूसरी जहां इतिहास की बात है, हिस्ट्री में ताइवान हमेशा चीन के कब्जे से बाहर रहा है। ये 17वीं सेंचुरी में जब डच कॉलोनियल रूल में डच रूलर्स ने चीन से माइग्रेशन इनकरेज किया और जो लोकल पॉपुलेशन थी ताइवान की वो बहुत ही माइनॉरिटी बन गई और चीनी लोग मेजॉरिटी बन गए। तो ये 17वीं सेंचुरी में माइग्रेशन हुआ। मगर 1870 में जाके चीन ने ताइवान को अपना एक प्रोविंस बनाया। मगर करीब 20 साल के बाद जापान और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें चीन हार गया और ताइवान जापान का हिस्सा बन गया जी। तो ये जो चीन बात कर रहा है रीयूनिफिकेशन की, असलियत ये है कि ताइवान हमेशा 1945 में ब्रह्मा जब जापान दूसरा विश्व युद्ध हारा तो चीन ने इसे वापस लिया, ताइवान को वापस नहीं लिया। यही असली बात है कि ताइवान जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे चीन में, वो जाके ताइवान में जाके उन्होंने अपना बेस बनाया उन्होंने, और ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड बन गया, चीन के कब्जे में नहीं आया। तो आप देखिए कि इतिहास में फिर चीन किस इस पे दावा करता है कि ये चीन के कब्जे में था? तो ये एक तरह का हिस्टोरिकल मिथ है। जैसे वो चीन कहता है कि लद्दाख उसके कब्जे में था हिस्ट्री में, अरुणाचल प्रदेश उसके कब्जे में था। इसको बोलते हैं रिविजनिस्ट हिस्ट्री, अपना इतिहास लिखना। कम्युनिस्ट रूल में चीन हमेशा जितने भी क्लेम्स करता है, ये दीज क्लेम्स आर नॉट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, ये सारे क्लेम्स बेस्ड हैं रिविजनिस्ट हिस्ट्री पर। जो हिस्ट्री दोबारा लिखी गई है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दोबारा लिखी हुई है हिस्ट्री। तो इस रिविजनिस्ट हिस्ट्री में ताइवान हमेशा चीन का हिस्सा रहा, पर असलियत यह है कि ताइवान हमेशा चीन के कब्जे से बाहर रहा। ताइवान हमेशा चीन के कब्जे से बाहर रहा और इस समय जो आक्रामकता बढ़ी है उससे ये खतरा बना हुआ है कि चीन के अगर कब्जे में यहाँ पर आता है या एक फ्लैश पॉइंट बनता है तो ये न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि अमेरिका, जापान और भारत के लिए ये एक खतरा हो सकता है। और ब्रह्मा, जैसा आपने कहा कि भारत के हित में भी नहीं होगा, और हित में तो यही है कि यहाँ पर शांति बनी रहे इस क्षेत्र में। तो ये जो कदम अभी था जिसमें इतने सारे प्लेन्स और शिप्स वहां पर दिखे, अब उसको एक तरह से अगर हम कहें न्यूट्रलाइज करने का इस समय कोई रास्ता दिखता है? जो इंट्रूशंस हो रहे हैं चीन के खुलेआम, इसका पर्पस है ताइवान को इंटिमिडेट करना जी, उसको दिखाना कि आप बिल्कुल ही डिफेंसलेस हो, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है
जिससे जब चीन का अग्रेशन शुरू होता है ताइवान के खिलाफ तो कोई ठोस इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं आएगा। तो ये पर्पस है। और दूसरी बात यह है कि जब चीन आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण हमेशा बहुत ही डिफरेंट रहता है, क्योंकि 1979 में चीन ने वियतनाम को इन्वेड किया। वो इन्वेजन काफी बैकफायर हुआ चीन पर, क्योंकि वियतनाम ने काफी अच्छा डिफेंस दिखाया और एक तरह से चीन को काफी नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद चीन का जो वॉरफेयर स्ट्रेटेजी वो बदल गया है। अब क्या है, जैसे लद्दाख में उन्होंने किया जो आक्रमण और कुछ एरियाज कैप्चर किए, वो बिना डायरेक्ट कॉम्बैट के थ्रू उन्होंने कैप्चर किया। भारतीय सेना के साथ कोई कॉम्बैट नहीं हुआ, छुपे छुपे उन्होंने ये एरियाज कैप्चर किए लद्दाख में 2020 में। तो अगर जब ताइवान के खिलाफ अग्रेशन शुरू होता है तो ये एक तरह से ओपन इन्वेजन नहीं होगा। वो क्या करेंगे, शुरू में ताइवान को ब्लॉकेड कर देंगे चारों तरफ से, सी ब्लॉकेड और एयर ब्लॉकेड। फिर ताइवान का जो फ्यूल सप्लाईज हैं वो काट देंगे, क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान। बिना ऑयल और गैस इंपोर्ट से वो उसकी इकोनॉमी काफी दिन तक चल नहीं पाएगी। बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर ताइवान का जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो काट देंगे। तो इस तरह से ना स्लो अग्रेशन से ताइवान को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करेंगे। सीधी जंग ना करके उसका एक ब्लॉकेड करके उसको धीरे धीरे कट ऑफ करके दुनिया से, ये एक रणनीति वहां पर हो सकती है चीन की। ताइवान की बहुत अहमियत भी, बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमारे साथ शामिल होने के लिए। ताइवान की अहमियत इसलिए भी कि उसकी इकोनॉमी और जो कंप्यूटर चिप्स वहां पे बनते हैं, एडवांस कंप्यूटर चिप्स, वो दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो बहुत ही व्यस्त शिपिंग रूट भी है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम सच की पड़ताल में। तो सच की पड़ताल में हम बात कर रहे हैं ताइवान और चीन की। ताइवान के सीमा पर हाल ही में एक बार फिर से 103 चीनी प्लेन और साथ साथ जो शिप्स नजर आए हैं, उससे एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। अब देखिए कि ताइवान है कहां पर। चीन की सीमा से सिर्फ 100 मील दूर एक द्वीप है जिसकी आबादी सिर्फ 24 मिलियन की है। चीन ये दावा करता है कि पहले जापान के कब्जे में रहा था ताइवान, लेकिन चीन दावा करता है कि उसका कब्जा है ताइवान पे। चीन के कूटनीतिक दबाव में ज्यादातर देश ताइवान की संप्रभुता नहीं मानते हैं। सिर्फ 13 देश और वेटिकन इसे एक देश का दर्जा देते हैं। ताइवान दुनिया में बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स का निर्माण होता है। अमेरिका की विदेश नीति के हित में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अमेरिका के सहयोगी कई द्वीप मौजूद हैं और इससे पैसिफिक ओशन में अमेरिका के एयर बेसेस हैं, गुआम और हवाई में। 1989 के ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करता रहेगा। ये दिखाता है कि ताइवान कितना अहम है। अमेरिका के हित के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ जापान और भारत के लिए भी। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।